हेलो स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं आपके सी लैंग्वेज सब्जेक्ट की, जिसमें कुछ थ्योरी के टॉपिक्स है और कुछ प्रोग्रामिंग के टॉपिक है, जिसमें से मैं आपको आज बता देता हूँ कमेंट्स के बारे में और थोड़ा बहुत उसके टोकन्स के बारे में। ये कमेंट्स क्या होते हैं और टोकन्स क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कमेंट्स आपके सामने या मैंने पीडीएफ ऑलरेडी आपको ग्रुप में सेंड कर रखी है। पीडीएफ नंबर 1 है ये, जिसमें कमेंट्स के बारे में थ्योरी लिखी हुई है और बाकी दूसरे क्या लिखा हुआ है, टोकन्स लिखे हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं कमेंट्स आर द हेडिंग ऑफ प्रोग्राम। कमेंट क्या होते हैं? प्रोग्राम की हेडिंग होते हैं, जिसे हम प्रोग्राम के ऊपर लगाते हैं या यूजर को समझाने के लिए इसको हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। कमेंट लगाना कोई कंपलसरी नहीं होता है प्रोग्राम के अंदर, ये ओनली प्रोग्रामर की हेल्प के लिए लगाए जाते हैं। हम डिफरेंट टाइप के कमेंट को प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे सिंगल लाइन कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट है या फिर डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स है। कमेंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सिंगल लाइन लगाएं, क्योंकि पैराग्राफ ज़्यादा होगा तो हम मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर लेंगे, उससे ज़्यादा होगा तो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट कर लेंगे। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर ओनली 2 टाइप के कमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट और सेकंड होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। अब वापस हम बात करते हैं कमेंट की कमेंट्स क्या आउटपुट स्क्रीन पर हमें नहीं दिखाई देते। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रोग्राम के अंदर कमेंट लिख देते हैं और कमेंट लिखने के बाद जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराते हैं, तो क्या वो कमेंट हमें जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है, जिसे हम कंसोल स्क्रीन भी बोलते हैं, क्या वो वहाँ हमें दिखाई देते हैं? वहाँ हमें वो नहीं दिखाई देते, क्योंकि कमेंट ओनली बस यूजर को समझाने के लिए होते हैं, प्रोग्रामर को समझाने के लिए होते हैं। ये हमें शो नहीं होते वहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं सिंगल लाइन कमेंट। ऐसे कमेंट जिसे सिंगल लाइन में लिखा जाता है, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है माय फर्स्ट प्रोग्राम, लिखा हुआ है आपके यहाँ पर लिखा हुआ है माय फर्स्ट प्रोग्राम। ऐसे कमेंट जो सिंगल लाइन में लिखे जाते हैं उन्हें सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? सिंगल लाइन कमेंट। अब सिंगल लाइन कमेंट को आप प्रोग्राम के ऊपर या कई लॉजिक के साइड में, वेरिएबल डिक्लेरेशन के में, ये सब चीज़ें लिख सकते हो कमेंट पे, ताकि हम प्रोग्राम जब बाद में उसको दोबारा देखें तो हम समझ जाएं कि हमने कौन कौन से वेरिएबल्स का यूज़ किया है, कौन कौन से लॉजिक का यूज़ किया है, कौन कौन से हेडर फाइल लगाई है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, कमेंट में लिख देते हैं, ताकि जब प्रोग्राम को हम सेव करने के बाद उसे बंद कर देते हैं, जब दोबारा उसे ओपन करें तो हमें ये पता रहे कि हमने उस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज में ली है, कौन कौन से लॉजिक मैंने उसमें लगाए हैं, कौन कौन से कंसेप्ट मैंने इस पे यूज में लिए हैं। तो ये आपका क्या होता है? सिंगल लाइन कमेंट होता है। दूसरा आपका होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। अब मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर क्या होता है कि ऐसे कमेंट जिन्हें हम नंबर ऑफ लाइन में एक साथ लिख देते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये एक से ज़्यादा लाइन पे लिखा हुआ है। जैसे माय अलग लिखा हुआ है, फर्स्ट अलग लिखा हुआ है, देन प्रोग्राम अलग लिखा हुआ है। अब इन तीनों को, जो ये तीनों वर्ड्स है आपके, ये तीनों पैराग्राफ जो भी लिखे हुए हैं, ये किसके बीच में लिखे हुए हैं? स्लैश और एस्ट्रिक के बीच में लिखा हुआ है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। मल्टी लाइन कमेंट जो एक से ज़्यादा लाइन में लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा कमेंट्स का टॉपिक हो गया। सबसे पहले हमने सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम सबसे पहले टॉपिक लिया है हमारा कमेंट। और कमेंट क्या होते हैं? ये प्रोग्राम की हेडिंग होते हैं, जो प्रोग्रामर को या यूजर को समझाने के लिए लगाए जाते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है। इन कंपलसरी का मतलब ये कोई लगाना ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी हम प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, प्रोग्राम को चला सकते हैं। लेकिन ये हमें आउटपुट स्क्रीन पर क्या करना, शो नहीं होते हैं। ये हमें आउटपुट स्क्रीन पर शो नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नया टॉपिक की, टोकन क्या होता है? जब भी हम कोई सी का प्रोग्राम हो या C++ का हो, जावा हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हम काम करते हैं और उसके प्रोग्राम को हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो प्रोग्राम बनते किसकी हेल्प से हैं? वो बनते हैं टोकन की हेल्प से।
टोकन क्या होते हैं? टोकन होते हैं सिंगल यूनिट्स ऑफ प्रोग्राम या फिर स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोग्राम बोल दो उसे। ऐसी यूनिट्स जिनका यूज करके हम प्रोग्राम बनाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे ये रहे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, ऑपरेटर, सेपरेटर, सिंबल्स, ये क्या है? आपके टोकन्स है। अब ये टोकन्स यूज में कैसे आते हैं? जिन्हें हम प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने देखा हुआ है बहुत सारी जगह पे, जिनमें हमने यूज किया है, चाहे वो ऑपरेटर हो, वेरिएबल्स हो, डेटा टाइप्स हो, कीवर्ड हो, सिंबल्स हो, इनका हमने प्रोग्राम के अंदर यूज में लिया है। तो हम टोकन को क्या बोलते हैं? टोकन आर स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोग्राम। वी कैन क्रिएट एनी सी प्रोग्राम और अदर प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ टोकन। हम टोकन की हेल्प से किसी भी टाइप का सी प्रोग्राम, वो किसी भी टाइप का अदर टाइप लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बना सकते हैं। टोकन्स हमें फैसिलिटी देते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम को बना सकते हैं। जिससे क्या कर सकते हैं? हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। और टोकन्स क्या है? एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है। चाहे वो कोई सी भी टाइप की प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो हमारी फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज हो या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दोनों ही टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। विदाउट टोकन के हम प्रोग्राम ही नहीं बना सकते। कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमारे अगर हम प्रोग्रामिंग के कर रहे हैं तो हमें वहाँ डेटा टाइप लेना पड़ेगा यूज में, वेरिएबल्स यूज में लेने पड़ेंगे, आइडेंटिफायर यूज में लेने पड़ेंगे। अगर हम इनका यूज ही नहीं लेंगे तो हमारा प्रोग्राम हम बनाएंगे कैसे? हमारा प्रोग्राम बनेगा कैसे? तो क्या बोल सकते हैं कि विदाउट टोकन के हम सी का प्रोग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है टोकन्स के बारे में। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वाला हमारा डेटा टाइप। इनको मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ये वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। मतलब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करते होंगे, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, कैरेक्टर हो। लेकिन वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे वो तो डिपेंड किस पे करता है? वो तो डेटा टाइप पे करता होगा ना। कि जब हम लिखते हैं इंट और ए बी सी, तो ये ए बी सी तो वेरिएबल्स हुए हमारे। अब उन ए बी सी वेरिएबल्स में कौन सी वैल्यू आएगी वो तो डेटा टाइप से पता लगेगा। अगर हम डेटा ए बी सी के आगे इंट लिख देते हैं तो नंबर वाली वैल्यू स्टोर होती है उन वेरिएबल में। अगर हम ए बी सी के आगे फ्लोट लिख देते हैं तो पॉइंट वाली वैल्यू होगी। अगर डबल लिखते हैं तो क्या होगा? उसमें इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वाली दोनों वैल्यू आ जाएगी। और अगर कैरेक्टर लिखते हैं तो अल्फ़ाबेट्स के अंदर क्या होंगे? स्टोर होंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डेटा टाइप्स के अंदर क्या होता है? ये वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करता है। इसका मतलब कि वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी वो डिपेंड करता है आपके डेटा टाइप में। अब यहाँ बात हो रही है वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स के अंदर हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब वैल्यू को स्टोर तो करते हैं, अलग अलग वेरिएबल अलग अलग टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब ये भी किस पे डिपेंड होते हैं? डेटा टाइप के ऊपर। तो ये दोनों ही जो डेटा टाइप्स और वेरिएबल है एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं। वेरिएबल यहाँ पर हम देख लेते हैं टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका नॉर्मल वेरिएबल, एक होता है आपका कांस्टेंट वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल के अंदर क्या होता है? हम कोई वैल्यू फिक्स नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी हमने लिया तो वो क्या हो गया? नॉर्मल वेरिएबल। लेकिन अगर हम वेरिएबल के साथ कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 30, तो ये क्या हो गए? हमारे कांस्टेंट वेरिएबल हो गए। कौन से वेरिएबल हो गए? कांस्टेंट वेरिएबल हो गए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। लेकिन जो कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू को हम प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं कर सकते, इन्हीं कांस्टेंट वेरिएबल को ही हम क्या बोल सकते हैं? हम इन्हें लिटरल भी बोल सकते हैं। आइडेंटिफायर, आपके मेन एग्जाम में आइडेंटिफायर का क्वेश्चन आया था, लेकिन ये दूसरे नाम से आया था। इसको बोलते थे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स। वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स नाम से आया था आपका आइडेंटिफायर। मतलब कि आप जब प्रोग्राम बना रहे हो या प्रोग्राम बना रहे हो तो प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो किस टाइप के रूल्स को फॉलो करता है। अलग अलग रूल्स होते हैं, मैंने आपको लिखवा रखे हैं कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने हैं प्रोग्राम के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी डेटा टाइप के आगे नंबर्स का यूज नहीं कर सकते, सिंबल्स का यूज नहीं कर सकते,
कोई भी ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, कोई कीवर्ड यूज ना कर सकते। हम ओनली अंडरस्कोर साइन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अंडरस्कोर साइन का यूज करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो इसी आइडेंटिफायर का क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनता है तो हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स को और आइडेंटिफायर को सेम ही समझना है, और इसके 4-5 जो रूल्स मैंने लिखवाए हैं आपको उनको ही पढ़ना है। तो आपको समझ में आया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और आइडेंटिफायर होते हैं। इनके हम ये टॉपिक किसके अंदर है? ये जो टॉपिक है पूरा ये है टोकन्स के अंदर। अब टोकन्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या हो गया कि बिना हम टोकन्स के कोई भी प्रोग्राम बना ही नहीं सकते। तो हमें टोकन्स के बारे में तो आना चाहिए। अगर हम किसी प्रोग्राम के अंदर डेटा टाइप ही नहीं लिखेंगे, वेरिएबल ही नहीं लिखेंगे, आइडेंटिफायर ही यूज नहीं करेंगे तो प्रोग्राम बनेगा कैसे? और प्रोग्राम नहीं बनेगा तो सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा? क्योंकि हमने क्या बोला है, प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। मतलब प्रोग्राम बनेंगे तभी तो हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे। और सॉफ्टवेयर कब बनेगा? जब हमें प्रोग्राम बनाना आएगा। और प्रोग्राम कब बनेंगे? जब हमें टोकन्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है आपके कि डेटा टाइप्स, वेरिएबल, आइडेंटिफायर, ये सारे क्या होते हैं? आपके टोकन्स होते हैं। टोकन की हेल्प से हम क्या करते हैं? सी का प्रोग्राम बनाते हैं। और सी का प्रोग्राम बनाने के लिए चाहे सी का प्रोग्राम हो, जावा हो, C++ हो, किसी भी टाइप के प्रोग्राम हम क्या कर सकते हैं? टोकन की हेल्प से बना सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर कीवर्ड की। कीवर्ड को हम प्रीडिफाइंड वर्ड भी बोलते हैं और रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। कीवर्ड को क्या बोलते हैं? प्रीडिफाइंड वर्ड बोलते हैं और रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। ऐसे वर्ड जो सी की लाइब्रेरी में पहले से बने होते हैं, ऐसे वर्ड जो सी की लाइब्रेरी में पहले से बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं। और ये सारे कीवर्ड किस में होते हैं? स्मॉल लेटर में होते हैं, जिन्हें हम ओनली प्रोग्राम के अंदर यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। इन्हें हम क्या कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज के अंदर 32 कीवर्ड होते हैं जिन्हें हम प्रोग्राम के अंदर यूज में ले लेते हैं, लेकिन हम सारे तो यूज में नहीं ले सकते। उनमें से कुछ ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सी के अंदर कितने कीवर्ड होते हैं तो आप क्या बताओगे कि सी के अंदर आप क्या होंगे? 32 कीवर्ड होते हैं, जिन्हें हम प्रोग्राम के अंदर यूज करके प्रोग्राम को अच्छी तरह से उसके ऊपर हम ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? डेटा टाइप के बारे में देख लिया, वेरिएबल्स के बारे में देख लिया, आइडेंटिफायर के बारे में देख लिया और कीवर्ड के बारे में देख लिया। सी एक मदर लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? मदर लैंग्वेज है। इसके हेल्प से ही, इस सी लैंग्वेज को सीखने के बाद ही हम अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं। और सी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि जो अपर केस है और लोअर केस होगा सी के अंदर, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले कि आपको कमेंट्स के बारे में बताया और टोकन्स के बारे में कुछ हमने टोकन्स के बारे में डिस्कस कर लिया, चाहे वो डेटा टाइप्स हो, वेरिएबल हो, आइडेंटिफायर हो और कीवर्ड हो।